डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे ग्रोइंग यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 12th और 11th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज आपके स्कूल और बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। क्लास 11th और 12th दोनों के लेक्चर्स खत्म हो गए, कोर्स फिनिश कर लिया हमने और क्लास 12th के सैंपल पेपर्स भी हो गए। अब क्लास 11th के सैंपल पेपर्स की बारी। क्लास 11th आईएससी का एक छोटा सा सैंपल पेपर। ये सैंपल पेपर इस तरह डिजाइन है कि जिसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आर इन्वॉल्व्ड और फिर वो हम लोग डेरिवेशन का फॉर्म करेंगे। थोड़ा न्यूमेरिकल इस पेपर में मैंने कम रखे हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो एक सैंपल पेपर में हम पूरी तरह से उसे रिवाइज कर जाएं। क्लास काम शुरू करते हैं। पेपर देखिए बेटा, आरटी अकेडमी आपके लिए ला रहा है, लगातार सैंपल पेपर्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें फॉलो करते रहे, बहुत फायदा होगा। इतना फायदा होगा कि कैसे अप्रोच करना है और इन सैंपल पेपर्स में पूरी फिजिक्स आपको हम रिवाइज करा देंगे, मालूम भी नहीं चलेगा और 1 घंटे के छोटे छोटे सेशंस होंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरू करें। देखो सेक्शन ए 30 मार्क्स का है और ऑब्जेक्टिव आएंगे कुछ, और वो ऑब्जेक्टिव जो होंगे 1 मार्क्स के हैं। शुरू करते हैं। पहला, साउंड वेव इज ट्रांसवर्स ओनली, लॉन्गिट्यूडनल ओनली, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। बोथ ऑप्शन ए एंड बी का मतलब इस ओनली को हटा दीजिए, ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल कहने का मतलब ये है दोनों। तो कौन सा ऑप्शन है? ज्यादातर बच्चों को लॉन्गिट्यूडनल समझ आता है इसका आंसर, लेकिन इन रियलिटी जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्सल दोनों ही होती है। तो ट्रांसवर्सल प्लस लॉन्गिट्यूडनल बोथ इज करेक्ट ऑप्शन। कारण क्या है कि साउंड वेव जो होती है बेटा वो लिक्विड की सरफेस पे, लिक्विड सरफेस पर लॉन्गिट्यूडनल, अदरवाइज ऑलवेज ट्रांसवर्सल होती है। तो एक केस जरूर मिलता है जहां पे वो ट्रांसवर्सल नहीं होती, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती। क्या लिख दिया मैंने? उल्टा लिख दिया। लिक्विड सरफेस पे ट्रांसवर्सल होती है, अदरवाइज लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो एक ऐसा केस मिलता है जहां पर वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्सल है, तो ऑलवेज का केस रॉन्ग हो जाता है। इन जनरल साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट एट द लिक्विड सरफेस द साउंड वेव इज ट्रांसवर्सल वेव। तो ये छोटी सी गलती होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअली बच्चों को करेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड प्रोपगेशन इन एयर इज, हम लोगों ने ये अभी रिसेंटली वेव वाले चैप्टर में कंप्लीट किया है, जहां पर न्यूटन और लाप्लास इन दो लोगों के थॉट्स आते हैं साउंड प्रोपगेशन को लेकर। न्यूटन साउंड प्रोपगेशन को आइसोथर्मल बताया करते हैं और लाप्लास साउंड प्रोपगेशन को एयर में एडियाबेटिक बताया करते हैं। ये हम लोगों ने भी रिसेंटली किया। पूछ रहा है न्यूटन के बारे में कि न्यूटन ने क्या बताया था, तो मेरे हिसाब से आइसोथर्मल प्रोसेस बताया था। बी ऑप्शन करेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर इज। ध्यान दीजिएगा सवाल को बहुत गौर से, हमने थर्मो में बहुत डिटेल में किया है। जैसे ही आप ट्राई एटॉमिक, सबसे पहले तो मोनो की बात करते हैं। जब मोनो एटॉमिक गैस के बारे में बात आती है तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आता है। डायटॉमिक आपने याद रखा है कि 5 आता है, और ट्राई एटॉमिक जैसे ही होता है आपके दिमाग में 6 आता है, पर 5 भी आना चाहिए। कारण क्या है कि जब भी कभी गैस का मॉलिक्यूल लीनियर होगा तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बिल्कुल डायटॉमिक की तरह निकलेगा, और जब बेंट होगा तो एक तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल होगा और हम कहेंगे कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो लीनियर के अंदर जो आंसर है वो बेटा 5 आता है। तो सीधा सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लीनियर ही दिया गया है तो ट्राइएटॉमिक में बच जाए, लीनियर पर जाए। अगला देखिए, एपरेंट वेट इन लिक्विड सीम्स टू बी लो इफ। सबसे पहली बात, लिक्विड में किसी सॉलिड को डुबो देने पर उसके एपरेंट वेट से हमारा तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि हमने एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग में से किसी बॉडी को लटका दिया। अब स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करेगा, वो है हमारा एपरेंट वेट। वो क्या रहा है कि सबसे पहले नीचे की तरफ बॉडी का रियल वेट दैट इज mg काम कर रहा है। ऊपर की तरफ 2 फोर्सेस हैं, एक तो स्प्रिंग का फोर्स दिखाई दे रहा है बच्चों, और एक दिखाई दे रहा है बायंसी का फोर्स। अब आप कहेंगे कि बायंसी का फोर्स प्लस स्प्रिंग का फोर्स जब हम मिला देंगे तो लॉजिकली ये mg के बराबर हो जाएगा। तो स्प्रिंग का फोर्स जो होगा वो mg माइनस बायंसी के बराबर होगा। और जब ये बात आपको दिमाग में आएगी तो आप कहेंगे कि ये हम लोगों ने क्यों निकाला, क्योंकि जो स्प्रिंग बैलेंस कर रही है
यही फोर्स हमारा एपरेंट वेट हुआ करता है, और ये जो है ये रियल वेट हुआ करता है। इन दोनों में डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि बायंसी आई। अब वो कह रहा है कि एपरेंट वेट लो लगना चाहिए, तो लो कब लगेगा एपरेंट वेट? तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे बायंसी की फोर्स बढ़ेगी तो जो एपरेंट वेट है ये लगातार घटेगा। बायंसी की फोर्स बढ़ने से एपरेंट वेट घट रहा है, इसका मतलब कि बायंसी की फोर्स बढ़ाने के तीन तरीके। जी को बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ा सकते, धरती माता से कुछ कर नहीं सकते। वी को बढ़ाया जाए, कैसे वॉल्यूम बढ़ा दोगे भाई, तुम तो उतना फिक्स कर चुके हो। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को बढ़ाकर बायंसी बढ़ाई जा सकती है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बढ़ने से बायंसी बढ़ेगी, बायंसी के बढ़ने से एपरेंट वेट घटेगा। बस आ गया हमारे सवाल का जवाब कि हमारे लिक्विड की डेंसिटी हाई होगी तभी हमारा एपरेंट वेट कम होगा। ठीक। मीन वेलोसिटी आप लोगों को मैंने लिखवाया भी हुआ है कि मोस्ट प्रोबेबल का जो आंसर है बेटा वो होता है 2kT/m0। वी मीन या सो कॉल्ड एवरेज का जो फॉर्मूला है वो बेटा मिलेगा 8kT/m0, और VRMS का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा 3kT/m0। ठीक। इसने क्या पूछा है तुमसे? इसने पूछा मीन वेलोसिटी 8/π/kT/m0। सी ऑप्शन करेक्ट। A good absorber is a good emitter. The statement refers to। एक अच्छा एब्जॉर्बर अच्छा एमिटर होता है, कौन बताता है? सबको पता है कि किरचॉफ लॉ है। ठीक। स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन, ध्यान दें, स्पीड ऑफ वेव सिंपली मीडियम पर डिपेंड करने वाली चीज है। हम लोग v इक्वल टू एफ लैम्डा जानते हैं। v इक्वल टू एफ लैम्डा में v सिर्फ और सिर्फ मीडियम पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ बेटा सोर्स पर डिपेंड करता है, और लैम्डा जो है वो सोर्स और मीडियम दोनों पर डिपेंड करता है। तो बस आंसर आ चुका है। मैं इन सबको इरेज कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी जगह हो जाए और साफ साफ दिखाई दे। पुरानी चीजों को, पुराने कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छी तरह याद रखना है, रिवाइज करना है। मैं लिख के बता रहा हूं, करते रहेंगे तो चीजें आसान रहेंगी, याद हो जाएंगी। देखते रहिए। सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक इस सैंपल पेपर में हम आपको रिवाइज कराएंगे, एंड बिलीव मी अगर आप ये सैंपल पेपर हमारे साथ करेंगे तो सेकेंड पार्ट का पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। चलिए, स्पीड ऑफ द पार्टिकल थोड़ा ऊपर कर लें, इसे साफ सुथरा देखिएगा। क्या कह रहा था, कहां गया ये स्पीड, ये तो मीडियम का आंसर था, मीडियम लगा दिया हमने। ठीक। स्पीड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज हाईएस्ट एट, ध्यान दें, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है एसएचएम में स्पीड पार्टिकल की। अच्छा, स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको एक्स को घटाना पड़ेगा क्योंकि एम्पलीट्यूड फिक्स है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो जो बदल सकता है वो पोजीशन बदल सकती है। एक्स की बेटा मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 0 हो सकती है। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए मीन पोजीशन पर। और बेटा आप इसको समझें कि अगर मीन पोजीशन पर x की वैल्यू 0 कर दी तो v की मैक्सिमम वैल्यू आपके लिए आ गई बेटा a ओमेगा, लेकिन ये आई कहां? मीन पोजीशन पे। तो क्या कह रहा है? हाईएस्ट वेलोसिटी या स्पीड कब होगी? मीन पोजीशन। फिक्स। In SHM, frequency of kinetic energy is n times the frequency of oscillation, where n is 2। काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो SHM की फ्रीक्वेंसी से डबल होती है। जैसे मैं आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। जैसे x का फॉर्मूला लिखो पहले, फिर वेलोसिटी का लिखेंगे। हम लिखेंगे a sin ओमेगा t। वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा a ओमेगा cos ओमेगा t। फिर हम इसमें काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर। हाफ हाफ रहा, m रहा, और v स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट है, तो मैं इसे k नॉट कुछ कांस्टेंट बना देता हूँ। हाफ m a ओमेगा सब कांस्टेंट। और लिखा हुआ है बच्चा हमारे पास cos स्क्वायर ओमेगा t। अब जो cos स्क्वायर ओमेगा t है इसे कैसे लिखा जाए? तो हम जानते हैं कि cos 2 ओमेगा t का मतलब होगा 2 cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस 1। आई होप ये बात पल्ले पड़ी होगी। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने लगाया। अब
इसे आप ऐसे लिखें कि cos 2 ओमेगा टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू cos स्क्वायर ओमेगा टी। बस ये वैल्यू पर पुट कर दीजिए। जब आप वैल्यू पर पुट करेंगे तो आपके लिए क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी सम के कांस्टेंट 2 बेटा बाहर 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी एंड यू सी कि काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी में ओमेगा नहीं 2 ओमेगा आ रहा है। तो कितने टाइम्स हो गया हमारे एसएचएम की फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो गई। तो इसलिए वो जो 2 टाइम्स है n की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर? अगला क्या कह रहा है? एसआई यूनिट ऑफ टेंपरेचर इज केल्विन ओनली। आप डिग्री सेल्सियस फॉर्मेट में ना जाए, केल्विन एसआई यूनिट होती है। ठीक है, अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। बहुत सस्ते क्वेश्चंस हैं, बहुत सस्ते क्वेश्चंस हैं, आसानी से बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। पर यकीन माने आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आज करा रहा हूँ ये पार्ट 2 से इंपॉर्टेंट है और ये याद करेंगे तो आधा पेपर आपका सही ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें सारे क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ। गिव एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर। लिखा जा रहा है बेटा रूट मीन स्क्वायर, लिखा जा रहा है पहले रूट फिर मीन फिर स्क्वायर। ये राइटिंग टेक्निक है और ये है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब हम पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर रूट निकालेंगे। मतलब मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, करोड़ों अरबों की तादाद में, संख्या में। किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, किसी की v2 है, किसी की v3 है एंड सो ऑन। इतने पार्टिकल्स हैं कि गिनती नहीं। हम सबसे पहले इन स्पीड्स का स्क्वायर कर लें, स्क्वायर्ड वैल्यूज निकाल लें और स्क्वायर्ड वैल्यूज को आपस में ऐड करके अगर हम इसे कैपिटल N यानी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर लें तो इट बिकम्स द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यू। तो हम इसे कहा करते हैं v स्क्वायर का एवरेज। ठीक, अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लगा दूं तो इसका भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा एंड दिस विल बिकम VRMS। पहले स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर्ड वैल्यूज का मीन निकाला, एवरेज निकाला और उसके बाद उस एवरेज वैल्यू का रूट निकाल दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल एज RMS वैल्यू। तो अगर कोई कहे कि गिव एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर। लेकिन जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला होने का मतलब कि सिर्फ वेलोसिटी के लिए नहीं, RMS कोई भी वैल्यू वो ऐसे निकाली जाती है। बट इफ यू गो फॉर VRMS इन थर्मोडायनेमिक्स कि मॉलिक्यूल्स की VRMS क्या होती है, तो फॉर्मूला अभी मैंने 3RT by m0। ध्यान रखें when I use R instead of K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह R इस्तेमाल करें तो ये मोल्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इस्तेमाल हो फॉर्मूले में तो आप समझिए कि एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मोल्स के लिए K लगा देंगे तो मॉलिक्यूल के लिए ये थर्मोडायनेमिक्स में हमारा आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया। चलिए आगे बढ़िए, एक और सवाल देखिए। कह रहा है कि डिफाइन स्ट्रेस। स्ट्रेस इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कितना रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया काम कर रहा है वो स्ट्रेस कहलाता है। प्रेशर के जैसी डायमेंशंस बन जाएंगी इसकी। व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस आपको बताता है कि dV बराबर 0 यानी वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये कंडीशन। अगला देखें, सॉलिड्स में वेव वेलोसिटी की क्या एक्सप्रेशन रहता है। तो वेव वेलोसिटी के बेटा दो एक्सप्रेशन हमने सॉलिड्स में पढ़े थे। वन इज यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, अदर इज shear modulus upon density। ये ट्रांसवर्सल वेव के लिए है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए। सिंपल। व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड। इस तरह की बात, एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। नथिंग स्पेशल। तो लिख कर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बचपन की यादें हैं। अच्छा, कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चन आ गए। देखो वैरायटी बहुत सारी है क्वेश्चंस की। कॉलम मैचिंग में शायद यूनिट की बातें हो रही हैं। सबसे पहले अगर ये PQRS ABCDE एंट्री है तो हीट के सामने कैलोरी आना चाहिए, तो यानी हीट की एंट्री जो है वो R से मैच करेगी।
ठीक, एयर रेजिस्टेंस है तो विस्कोसिटी की फोर्स ही, एयर का रेजिस्टेंस हो, लिक्विड का रेजिस्टेंस हो, तो फिर वो विस्कोसिटी का मतलब इसकी एंट्री T के साथ रहेगी। अच्छा, स्टीफन्स लॉ क्या कहता है? स्टीफन लॉ तो ये कहता है E इक्वल टू सिग्मा T रेज़ टू 4 ब्लैक बॉडी के लिए, तो दिस रिफर्स टू P, इसकी एंट्री P से मैच की जाएगी। स्ट्रेस का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि यंग मॉडुलस का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जब भी आप कभी स्ट्रेस के फॉर्मूले पर जाएंगे तो आप लिखेंगे यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इनटू यंग मॉडुलस मतलब ये चीज जो है ये Q के आसपास आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस क्वांटिटी है तो ये S पर मैच कर जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी करेक्ट हो गया। आगे देखें, एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। किरचॉफ लॉ क्या है रेडिएशन का? कुछ खास नहीं कहता, छोटी छोटी बातें कहता है कि यार अगर कोई एक बॉडी है जो गुड एमिटर है वो गुड एब्जॉर्बर होगी, या कोई बॉडी गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड एमिटर होगी। ऊपर क्वेश्चन था, अ गुड एमिटर इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर कोई बॉडी गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड एमिटर होगी ही होगी, तय बात है। कैसे बताते हैं? एमिसिविटी या सॉरी एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये रेशियो एमिसिविटी कहलाता है। यानी कोई बॉडी ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में कितना ज्यादा रेडिएट कर सकती है, उसके कंपैरिजन में कितना परसेंट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएट कर सकती है। अगर दो बॉडीज, वन इज नॉर्मल बॉडी अदर इज ब्लैक बॉडी ऑफ द सेम डायमेंशंस केप्ट एट सेम टेंपरेचर रखी जाए तो जो रेडिएशन फॉल करेगा नॉर्मल पे और ब्लैक पे वो बराबर बराबर फॉल करेगा। तो Q इंसिडेंट अगर यहाँ है क्योंकि तुमने कंडीशंस और इनकी डायमेंशंस आइडेंटिकल ली हैं, इस वजह से इनमें बराबर बराबर रेडिएशन फॉल करेगा। बट जो ये एमिट करेंगी वो कितना करेंगी? तो ध्यान रखें नॉर्मल बॉडी A टाइम्स Q इंसिडेंट एब्जॉर्ब करेगी और ब्लैक बॉडी तो पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। और अगर थर्मल इक्विलिब्रियम रखना है, टेंपरेचर को कांस्टेंट रखना है, तो जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है उतना ही रेडिएट करना पड़ेगा। तो A into QI रेडिएट किया और इन्होंने तो पूरा का पूरा QI रेडिएट कर दिया। तो देखिए कम एब्जॉर्ब कर रही है तो कम रेडिएट कर रही है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है तो ज्यादा रेडिएट कर रही है। एंड इफ यू टेक अ रेशियो ऑफ AQI डिवाइडेड बाय QI तो ये कहलाएगा एब्जॉर्प्टिव पावर A। और इन दोनों में ही अगर टाइम का और एरिया का डिवाइड करें तो एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया ये तो एमिसिव पावर ही बन जाती। तो ये कटने के बाद एब्जॉर्प्टिव पावर विल बिकम इक्वल टू एमिसिविटी, यानी जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर उतना अच्छा एमिटर। हमने भी रिसेंटली ही लेक्चर्स में किया हुआ है। तो ये किरचॉफ लॉ है। तो बेसिक हमने किया है, आता है हमें, और मैंने एक्सप्लेन भी किया दोबारा से वो सारी बातें। चलिए आगे देखें। चलो देखो आगे क्या कह रहा है। व्हाट इज बल्क मॉडुलस? एक्सप्लेन। लेट्स से कि आपके पास कोई फ्लूइड है, मे बी लिक्विड मे बी अ गैस, इस तरह का कोई इसके पास ड्रामेबाजी थी। हमने इस पे कुछ फोर्स लगाया और ये कंप्रेस हो गया। व्हेन इट गेट्स कंप्रेस्ड तो तय होती है बात कि वॉल्यूम हो गया कम। शुरुआत में जो वॉल्यूम बेटा इसका हुआ करता था उसको V इनिशियल बोलते हैं, और बाद में जो इस एनक्लोजर का वॉल्यूम है वो V फाइनल है। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या बनी? V फाइनल माइनस V इनिशियल, क्योंकि कंप्रेशन हुआ है इस वजह से ये चीज अपने आप में नेगेटिव आएगी। क्लियर है मेरी बात? अब क्योंकि इसकी वजह से कुछ प्रेशर में चेंज आ गया, पहले प्रेशर P था अब P प्राइम है, तो P प्राइम माइनस P इज द चेंज इन प्रेशर। क्लियर है मेरी बात? तो जो चेंज इन प्रेशर है डिवाइडेड बाय डेल्टा V डिवाइडेड बाय ओरिजिनल V, ये कहलाता है बल्क मॉडुलस। प्रोवाइडेड जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं दोस आर नॉट नेगेटिव क्वांटिटीज, क्योंकि डेल्टा V हमारा नेगेटिव है इस वजह से हम यहाँ पे एक माइनस साइन पुट करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा बल्क मॉडुलस कांस्टेंट पॉजिटिव हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन बल्क मॉडुलस। ठीक,
अपने वॉल्यूम में होने वाले चेंज को कितना ज्यादा गैस अपोज कर सकती है, लिक्विड अपोज कर सकता है, रेजिस्ट करने की ताकत बल्क मॉडुलस। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या है? तो देखो वीन्स लॉ में ये बात आपको पता चलती है कि जो रेडिएशन किसी लैम्डा पर हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है कि किसी लैम्डा से किसी लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज में कितना रेडिएशन हुआ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम emitted by a body or a surface whose range is from lambda to lambda plus d lambda, यानी लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक 4000 एंगस्ट्रॉम से 4001 एंगस्ट्रॉम के बीच के जितने वेवलेंथ्स पॉसिबल हैं, उन छोटे से रेंज के वेवलेंथ्स का कितना रेडिएशन हुआ वो कहलाता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, यानी एनर्जी रेडिएटेड। मैं लिख भी देता हूं, energy radiated per unit time per unit area energy radiated per unit time per unit area by a surface whose wavelength range, कितने वेवलेंथ का रेडिएशन किया भाई आपने, इज फ्रॉम लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, एक बहुत छोटे से रेंज का कितना रेडिएशन होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द डेफिनेशन ऑफ दिस स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। मैंने लिखा था, आप पॉज लेकर के इसे रिपीट कर सकते हैं। व्हाट इज लाप्लास करेक्शन? लाप्लास करेक्शन ये है कि साउंड प्रोपगेशन, अभी मैंने समझाया भी था, साउंड प्रोपगेशन इज एडियाबैटिक इन एयर। एयर में साउंड का प्रोपगेशन एडियाबैटिक है, और तुम जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड का मतलब बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी है, पर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो यहाँ एडिया लिख लेना चाहिए, और एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा इनटू प्रेशर आया करती है, और इस वैल्यू से जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो रिजल्ट है वो 331 मीटर्स पर सेकंड के आसपास का मिल जाएगा, और ये कहलाता है लाप्लास करेक्शन, जिसने न्यूटन के फॉर्मूले को करेक्ट किया, और जो 17% के आसपास का एरर है न्यूटन के फॉर्मूला में उसको रेक्टिफाई किया। फिलहाल रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्रेसिव वेव, फलाना फलाना कुछ लिखा हुआ है, आगे कह रहा है फाइंड एम्पलीट्यूड ओमेगा के लैम्डा टी एन एफ। इसे आप कंपेयर कर डालिए बेटा, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। कंपेयर करोगे तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू तो आ जाएगी बेटा 5 सेंटीमीटर, ये a आ गया। अच्छा एम्पलीट्यूड पूछा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा की वैल्यू कंपेयर करोगे तो आएगी बेटा 200 पाई, ठीक। अच्छा ओमेगा की वैल्यू अगर 200 पाई है तो ओमेगा तो होता है 2 पाई अपॉन टी, तो टी की वैल्यू क्या आई 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बेटा 2 पाई है और ओमेगा की वैल्यू 200 पाई है, अरे तो 1 अपॉन 100 आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी 1 अपॉन 100 दैट इज 100 हर्ट्ज, ये सेकंड्स में था। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, सब कुछ हो गया, अब बचा सिर्फ k। तो इफ यू गो फॉर k, दिस k इज नथिंग बट, कंपेयर करो बच्चा तो शायद 20 पाई है k, और तुम जानते हो कि k की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई ओवर लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू बन गई बेटा 2 पाई अपॉन k, दैट इज नथिंग बट 2 पाई अपॉन 20 पाई, ये आ गया बेटा 1/10। बस जो भी यूनिट्स हैं, क्योंकि मैंने अंदर की क्वांटिटीज की यूनिट्स नहीं दे रखी तो इसलिए यूनिट्स लिख लीजिए, शायद मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन पुट इट लाइक दिस। सारी बातें निकालनी, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से कंपैरिजन का सवाल है, और यकीन मानिए कितना भी बड़ा कितना भी छोटा किसी भी स्टैंडर्ड का स्कूल है वहां कंपैरिजन का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी 40 मार्क्स का पेपर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टैंडिंग वेव। चलो पूरा पेज चाहिए स्टैंडिंग वेव के लिए। यू हैव अ वेव प्रोग्रेसिंग इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन
and then it gets reflected from a boundary. The boundary may be a rarer boundary or a denser boundary, depends on the case, but let's take a rarer boundary reflection case. Hence the incident wave is nothing but y1 equal to a sin omega t minus kx, and if the boundary is a rarer boundary, then y2 reflected wave is nothing but a sin omega t. Direction is get changed, hence omega t plus kx, and no pi phase change due to rarer reflection. और फिर वो क्या कहेगा, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाइए, दैट इज y net equal to y1 plus y2, एंड नाउ a कॉमन ले लीजिए बेटा और लिखिए sin ओमेगा t माइनस kx प्लस sin ओमेगा t प्लस kx, एंड देन आप sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाइए, 2 sin c plus d whole divided by 2, then cos c minus d by 2. यहां देखें kx से kx कैंसिल होता है, यहाँ ओमेगा t से ओमेगा t कैंसिल होता है, we have got a into 2 sin 2 omega t, that is nothing but omega t, और फिर यहाँ पे आता है बेटा cos, और अंदर बचेगा आपके लिए माइनस 2kx अपॉन 2 से 2 कैंसिल होता है बेटा, और माइनस cos के अंदर हो तो उस माइनस की कोई औकात नहीं, cos उसे खा जाता है, तो हम कहेंगे 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। और आप जानते हैं कि ये चीज जो है ये एक तरह से हमारे पास x और t का फंक्शन जरूर है, लेकिन ये x और t का फंक्शन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम तुरंत इसमें एक बात सीखने लग जाते हैं कि डजंट रिप्रेजेंट अ वेव इक्वेशन। तो किसी कीमत पर जो ये चीज आई इनके सुपरपोजिशन से वो एक वेव नहीं है, तो कौन सी वेव है? It represents a standing wave। ये एक्चुअली स्टैंडिंग वेव कहला रही है, इसी इक्वेशन को हम स्टैंडिंग वेव कहेंगे। इस स्टैंडिंग वेव की बहुत खास बात है बच्चों, वो देखो तुम लोग कि y की जो वैल्यू तुमने लिखी है वो लिखी हुई है 2a cos kx into sin ओमेगा t। मैं जानबूझकर जो टाइम से इंडिपेंडेंट फंक्शन, समय बदलने के साथ ये फंक्शन बदलेगा नहीं जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, आई एम राइटिंग इट एज a नॉट sin ओमेगा t। जैसे ही तुम ये देखोगे तुम तुरंत कहोगे नहीं तो SHM, बस इस SHM का जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ नहीं पोजीशन के साथ बदल रहा है। दिस a नॉट इज 2a cos kx। a नॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 2a आएगी प्लस माइनस में, यानी कि जो cos kx होगा वो प्लस माइनस 1 रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। हम इन्हें एंटी नोड बोलेंगे, यानी एंटी नोड्स बोलेंगे। ये लोकेशंस एंटी नोड्स कहलाएंगी, मैक्सिमास कहलाएंगी सो कॉल्ड। और cos का अगर आप ग्राफ देखें तो इस तरह की शक्ल दिखाई देती है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर हमें मैक्सिमास नजर आया करते हैं। तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई यानी कि सारे के सारे पाइस, यानी n पाई की वैल्यू पर मुझे kx मिलेगा। 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इज इक्वल टू n पाई, पाई से पाई कैंसिल, x की वैल्यू आ गई बेटा n लैम्डा बाय 2, यानी लैम्डा बाय 2 का जो इंटीग्रल मल्टीपल है वहां पर मुझे एंटी नोड्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं कहूं a नॉट की मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो वो 0 हो सकती है, यानी कि cos kx ही मुझे 0 देने वाला है, इट बिकम्स 0। तो फिर हम जानते हैं कि अगर हम cos का ग्राफ बनाकर देखें तो आपको 90 पर, फिर 390 पर, मतलब 3 टाइम्स 90 पर, पाई बाय 2 पर, 3 पाई बाय 2 पर, 5 पाई बाय 2 पर, 7 पाई बाय 2 पर जीरोस मिला करते हैं। तो हम कहेंगे कि kx जो है वो एक्चुअली 2n-1 पाई बाय 2 का फंक्शन है, और इसको लिखेंगे 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू x, दैट इज इक्वल टू 2n-1, फिर यहाँ पे आएगा पाई बाय 2, पाई से पाई कैंसिल, x की वैल्यू आएगी लैम्डा बाय 4
ध्यान दीजिए बच्चों, x की वैल्यू λ/4 का ऑड मल्टीपल बन गई, और ये जो ऑड मल्टीपल बने जहां के पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ही जीरो है, ध्यान रखें डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, एम्पलीट्यूड ही जीरो है, यानी पार्टिकल हिल ही नहीं रहे, इन्हें हम लोग नाम दिया करते हैं बेटा नोड्स। और क्योंकि हमने दोनों एंड्स को ओपन मान रखा है, तो जब मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का केस हम बनाते हैं तो हम कुछ इस तरह की स्ट्रिंग ले लेते हैं। इसको आप चाहे तो स्ट्रिंग में ना बनाकर ऑर्गन पाइप में बना लें, एक जैसी कहानी रहेगी। ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन आपको नजर आएगा, और आप बढ़ाना चाहें देखिए, यहाँ पर आपको एंटी नोड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एंटी नोड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको सिंपल नोड दिखाई दे रहा है। दिस इज व्हाट नोड्स एंड एंटी नोड्स आर ऑल अबाउट। एक बार ध्यान दें, इसे आप सॉल्व करें तो पाएंगे कि जो एंटी नोड से एंटी नोड की दूरी है वो λ/4 है, नोड से λ/2 है, नोड से नोड की जो डिस्टेंस है वो λ/2 है, लेकिन किसी भी नोड से एंटी नोड की जो दूरी वो λ/4, जस्ट माइनस करके देखें आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज एंटी नोड्स एंड नोड्स एंड फलाना एंड ढमकाना। जो भी चीजें थी वो मैंने सारी इस क्वेश्चन की बता दी। ऑल्दो ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है 3 नंबर का ही, बट मैंने सारा कुछ उसमें बता दिया कि जितना भी आपका लिखने का मन है, मच मोर देन सफिशिएंट, आई हैव टोल्ड यू। आगे देखें, विद रेफरेंस टू द अबव क्वेश्चन एक्सप्लेन एंटी नोड्स एंड नोड्स, 5 नंबर हो ही गए, तो वो लॉन्ग इनफ था। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो चलो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन निकालते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी प्रोसेस के लिए वर्क डन का जो सिंपल फार्मूला है दैट इज पीडीवी। आई होप सबको आराम से बात पता है। एंड व्हाट इज टोटल वर्क डन, तो जस्ट इंटीग्रल ऑफ पीडीवी। तो यार ये तकलीफ की बात आ गई कि पीडीवी में आइसोथर्मल प्रोसेस है, इट डजंट अलाउ टू चेंज द टेंपरेचर बट इट अलाउज टू चेंज द वॉल्यूम एज वेल एज द प्रेशर। तो प्रेशर भी हमारे लिए वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है। तो क्या किया जाए, तुरंत ही PV इक्वल टू nRT लगाइए, प्रेशर को आप nRT/V लिखिए एंड यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए। तो जो टोटल वर्क डन है वो आ जाएगा nRT dV/V। एंड यू नो कि nR तो कांस्टेंट है, क्योंकि तुम्हें आइसोथर्मल प्रोसेस बोला गया है तो टेंपरेचर भी अपने आप कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। एंड यू हैव गॉट dV/V, किसी V1 से लेके किसी V2 का, मतलब इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक कुछ तो वैल्यूज रही होंगी। लेट्स टेक दिस। तो टोटल वर्क डन और कैसे लिखोगे, टोटल वर्क डन लिखोगे बेटा nRT, देन dx/x का इंटीग्रेशन बेटा होता है lnx यानी lnV, लिमिट V1 से V2 तक, लिमिट अप्लाई करें तो आपके लिए आएगा nRT ln V2/V1, और हम इसी को लिख सकते हैं nRT ln P1/P2। कारण क्या है अभी बताता हूं, क्योंकि हम P1V1 इक्वल टू P2V2 लिखते हैं, तो V2/V1 जो होगा वो P1/P2 के बराबर होगा। तो जहां आपने वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला लिखा, उसी जगह पे आप प्रेशर के टर्म में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, नथिंग स्पेशल। तो ये डेरिवेशन है बेटा, 4-5 लाइनों की डेरिवेशन है, आई होप बड़ा नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम इन टर्म्स ऑफ x एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ t। तो चलो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डिटरमाइन करते हैं, फाइंड करते हैं, क्या निकलता है देखते हैं। सबसे पहली बात, x जो है वो है a sin ओमेगा t। मैं 5i छोड़ रहा हूं, इनिशियल केस का कोई लॉजिक नहीं बचा क्वेश्चन में। एंड इफ यू डिफरेंशिएट इट यू विल गेट v as a omega cos omega t। Now if you want to get kinetic energy in SHM in terms of t, just put half mv squared। तो हाफ रहा, m रहा, v का स्क्वायर करेंगे तो you will write a square omega square and then cos square omega t। This is what you get as kinetic energy in SHM as a function of time। Now v is nothing but a omega cos omega t and x is nothing but a sin omega t। जरा v के नीचे a ओमेगा को भेजो और सामने लिखो cos ओमेगा t, और x के नीचे a को भेजो और सामने लिखो sin ओमेगा t। इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो एंड से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ऐड करने पे क्या बनेगा गौर से देखना, v स्क्वायर बाई a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। ठीक है, अच्छी बात है, इधर ले जाओ इसे। वैसे तो ए स्क्वायर को पहले भेज देना चाहिए, तो तुम इसको लिख रहे हो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक्स को राइट में भेजो तो क्या बच रहा है, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लीजिए बेटा, ओमेगा ऐसे ही रह जाएगा, एंड यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला है। क्या कर लिया सब निकाल के, अरे x के टर्म में चाहिए भैया तुमको काइनेटिक एनर्जी, तो पहले वेलोसिटी तो x के टर्म में लाओगे तभी तो आंसर निकलेगा। वहां t के टर्म में पता थी डायरेक्ट आ गया, x के टर्म में नहीं पता थी नहीं आया तो निकाल के दिखाया। तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ m v स्क्वायर। दिस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी से एज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हो गया भैया। चलो अगला देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस ऑफ गैस एंड आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बल्क मॉडुलस की बातें कर लेते हैं। तो चलो बल्क मॉडुलस क्या है, फर्स्टली इफ आई टॉक अबाउट बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस इज माइनस dp बाय dv बाय v। ये बल्क मॉडुलस है। अब अगर मुझे dp बाय dv पता चल जाए अलग अलग प्रोसेस का तो बात बन जाएगी। dp बाय dv से तो खेल है, तो एक काम करो, सबसे पहले चर्चा करो बेटा आइसोथर्म की, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि PV इक्वल टू सम कांस्टेंट, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टाइम्स। डिफरेंशिएट करो तो P ऐसे ही और dV, फिर V ऐसे ही और dP इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, दोनों को पार्शियली डिफरेंशिएट किया। देन V dP इक्वल टू माइनस P dV। dV को नीचे ले आओ तो बनेगा बेटा dP अपॉन dV इक्वल टू माइनस P बाय V। मजा आ गया, पुट कर दो। B आइसोथर्म क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा माइनस माइनस प्लस P बाय V इंटू V, ये कटा आंसर आया P। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो बल्क मॉडुलस है बच्चा वो एग्जैक्टली प्रेशर के बराबर है। एडियाबैटिक की बातें कर लो। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि हम हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे, और जो कॉसा इक्वेशन है वो है PV रेज़ टू गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करो बच्चा, प्रेशर बाहर गामा V रेज़ टू गामा माइनस 1, उसके बाद dV, फिर V रेज़ टू गामा बाहर और dV इक्वल टू 0, सामने कांस्टेंट है। पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, चेन रूल लगाया है। सबसे पहले V को x मान के x टू पावर n माइनस 1 लगाया, बाद में V को दोबारा डिफरेंशिएट किया। V रेज़ टू गामा dP ऐसे ही रहने दिया, तो लिखा माइनस P गामा V रेज़ टू गामा माइनस 1 dV, और dV को नीचे भेज दो बस। dP अपॉन dV इक्वल टू माइनस P गामा V रेज़ टू गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय V रेज़ टू गामा। अब बेस बराबर है, पावर माइनस होने वाली है, गामा माइनस 1 और गामा, तो नीचे आएगा और 1 पावर बचेगी, तो बेसिकली बन गया P बाय V इंटू गामा। अरे यार यहाँ की स्लोप तो गामा टाइम ज्यादा दिखाई देती है, ये हम पढ़ भी चुके हैं, याद भी कर चुके हैं, नथिंग स्पेशल इन दिस। तो हम कहेंगे कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू माइनस माइनस प्लस P बाय V इंटू गामा इंटू V, दैट इज कैंसल्ड। तो एडियाबैटिक का जो बल्क मॉडुलस है वो आ रहा है P रेज़ टू गामा। और उसके बाद अगर तुम्हें रेशियो निकालना हो तो यू कैन गेट अ रेशियो आल्सो, B ऑफ एडियाबैटिक डिवाइडेड बाय B ऑफ आइसोथर्मल। तो मेरे हिसाब से P से P कैंसिल ही हो जाना है, चीजें बचेंगी तो वो सिर्फ गामा। पैसा आ जाए, खेल खत्म। PV आसान, आसान। चलो अगला देखो। Derive expression for the time period of oscillation of simple pendulum. Also give expression for equivalent spring constant and series and parallel combination of springs. तो simple pendulum की मैं बात करता हूँ। बहुत मोटा हो गया पेन। ये रहा, और फिर कुछ इस तरह से
यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पर बॉब है, बॉब का वर्टिकली डाउनवर्ड mg काम कर रहा है, स्ट्रिंग के अराउंड mg cos थीटा काम कर रहा है, ये रहेगा हमारे लिए थीटा, टेंजेंट डायरेक्शन में बेटा mg sin थीटा काम कर रहा है, ये जो कर्वेचर है इसे हम x बोल देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि if थीटा इज स्मॉल, तो थीटा और साइन थीटा में हमें खास अंतर नजर नहीं आएगा, तो जो एफ नेट होगी रीस्टोरिंग, क्योंकि mg cos थीटा को तो टेंशन बैलेंस कर रही है मगर mg sin थीटा को कोई बैलेंस नहीं करना, तो एफ नेट जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स माइनस mg sin थीटा है, एंड दैट इज नियरली इक्वल टू माइनस mg थीटा। थीटा का मतलब आप सब जानते हैं कि थीटा का मतलब हुआ आर्क अपॉन रेडियस, और रेडियस का मतलब रस्सी की लंबाई विच इज नथिंग बट l, पर आप माइनस mgl इंटू x लगा देंगे और ये रहेगा हमारे लिए एफ नेट। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो मास से डिवाइड करके आएगा, और ये जो चीज है ये हमारी ओमेगा स्क्वायर है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, कंपेयर किया तो ओमेगा स्क्वायर ही आया। तो हमारे लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर l बाय g, ये फॉर्मूला बन गया। छोटी सी वेरिएशन, चाहे से टॉर्क के कॉन्सेप्ट से करें चाहे से नेट फोर्स के कॉन्सेप्ट से करें, बोथ आर करेक्ट। कई स्कूलों में टॉर्क के कॉन्सेप्ट से नहीं कराया जाता है, और बहुत सारे बच्चे इन्फॉर्म करते हैं कि वो मेथड शायद नहीं पढ़ाया गया, किताब में नहीं मिला उन्हें अपने बोर्ड लेवल की। तो जो किताब स्कूल में चल रही, नॉट नेसेसरी कोई एक मेथड हो, इसलिए मैंने दोनों करा दिए। आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में टॉर्क का मेथड कराया और फिलहाल मैंने नेट फोर्स का मेथड कराया, ठीक है, कोई बुराई नहीं उसमें। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए सीरीज और पैरेलल में मैं आपको पहले सीरीज का केस करा देता हूं। एक ब्लॉक लिया m मास का, और ये mg है, और यहाँ पर कुछ फोर्स लग रही है, यहाँ पर कुछ फोर्स लग रही है। हम फर्स्ट वाली स्प्रिंग में कुछ x1 इलॉन्गेशन कंसीडर करते हैं, सेकंड वाली स्प्रिंग में x2 इलॉन्गेशन कंसीडर करते हैं। ब्लॉक पर सिर्फ एक ही स्प्रिंग जुड़ी हुई है, तो ब्लॉक को बैलेंस करने का काम एक ही स्प्रिंग का है। स्प्रिंग की खास बात है कि जितना फोर्स नीचे से उतना फोर्स ऊपर से, तो अगर ये बैलेंस्ड है तो mg के बराबर स्प्रिंग फोर्स है, तो ऊपर से भी स्प्रिंग फोर्स ऊपर उतना ही लगेगा, तो ऊपर वाली स्प्रिंग को नीचे वाली स्प्रिंग को बैलेंस करने के लिए भी बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। कहने का शुद्ध अर्थ ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों स्प्रिंग्स बराबर का फोर्स लगाएंगी। इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ वी टेक अ स्प्रिंग जिसका कुछ अलग इक्विवेलेंट कांस्टेंट हो, स्प्रिंग कांस्टेंट हो, पर उसमें इलॉन्गेशन जो है वो x1 प्लस x2 इक्वल टू x, यानी इलॉन्गेशन उन दोनों के बराबर मिलाकर आए, और वो उसी ब्लॉक को बैलेंस कर ले जिस ब्लॉक को हमारी स्प्रिंग्स ने मिलकर बैलेंस किया था, तो ये इक्विवेलेंट सिस्टम बन जाएंगे। एंड वी कैन इजीली से कि x1 प्लस x2 का सम ही हमारा x है, और x का मतलब होता है f अपॉन k, k इज नथिंग बट k इक्विवेलेंट, और पहले वाले में f अपॉन k1 और दूसरे वाले में f अपॉन k2। नाउ f कैंसिल, 1 बाय k equivalent equal to 1 by k1 plus 1 by k2। एक मिनट बच्चों, चलिए देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉल थी उसके रिस्पॉन्स करना था, बस और कुछ खास बात नहीं थी। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है भैया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन? देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग्स आपस में अटैच्ड नहीं होंगी, बल्कि दोनों की दोनों स्प्रिंग जो होंगी वो ब्लॉक से अटैच्ड होंगी। खास बात ये रहेगी कि दोनों ही स्प्रिंग्स में इलॉन्गेशन बराबर बराबर आएगा। हाँ, K1 और K2 अलग होने की वजह से जो स्प्रिंग फोर्सेस हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक ऐसी स्प्रिंग जिसमें एग्जैक्टली उतना ही
इलॉन्गेशन आया जितना इनमें आया दैट इज x, और ये उतनी ही फोर्स लगा रही हैं जितनी ये दोनों मिलकर लगा रही हैं। तो आप सीधे सीधे तौर पे कह सकते हो कि F इज नथिंग बट F1 प्लस F2, क्योंकि ये F1 F2 दोनों मिलकर ब्लॉक को बैलेंस कर रही हैं। वहां पर एक ही फोर्स बैलेंस कर रही थी, ऊपर वाली स्प्रिंग तो नीचे वाली स्प्रिंग को बैलेंस कर रही थी, या दोनों ब्लॉक को बैलेंस कर रही है। तो हम लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट इनटू x, और यहां लिख सकते हैं K1x, और यहां लिख सकते हैं K2x। तो x x x कैंसिल, तो हमारे लिए आंसर आ रहा है K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस बच्चा K2, एंड यू गेट द रिजल्ट। हो रहे हैं 5 नंबर का शानदार सवाल और कंप्लीट होता है। ध्यान रखिए पेपर में आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आएगा ही आएगा पेपर में। अगला देखो क्या कह रहा है, डिफाइन द टर्म्स स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो जो सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करते हैं। स्टेट पर डिपेंड करते हैं से क्या तात्पर्य है? स्टेट पर डिपेंड करते हैं का मतलब है कि P V T की कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि किस प्रोसेस से गुजारा जा रहा है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, आप उसे किसी भी रास्ते से गैस का टेम्परेचर कहीं भी ले जाएं, लेकिन इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर T1 और T2 पर डिपेंड करेगी। किस रास्ते से ले गए डिपेंड नहीं करेगी। वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, एडियाबैटिक वर्क डन किया है, आइसोथर्मल वर्क डन किया है, इफ यू चेंज द प्रोसेस वर्क डन बदल जाएगा। तो जो प्रोसेस पर डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन, जो कंडीशन पर डिपेंड करे प्रोसेस पर डिपेंड ना करे स्टेट फंक्शन। सिस्टम the part of universe which is under observation is system, and other than system all the universe is nothing but surroundings. Degree of freedom the number of ways in which a gas molecule can possess kinetic energy. जितने तरीकों से एक गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पोसेस कर सकता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल x एक्सिस में भाग सकता है, y में भाग सकता है और z में भाग सकता है, एंड these all axes are independent of each other। तो इंडिपेंडेंट तरीके हमने ढूंढ लिए कि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, और हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई। तो इस तरह से जितने तरीके हमारे लिए पॉसिबल हो सकते हैं वो तरीके की संख्या गिन लो, कितने टाइप से काइनेटिक एनर्जी आ सकती है इंडिपेंडेंट तरीके, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। व्हाट इज शियर मॉडुलस? तो मैं शियर मॉडुलस आपको डिफाइन करता हूं, जैसे लिख रहा हूं पेपर में बस ऐसा ही लिखना है, ज्यादा तमाशा नहीं करना। देखना, इफ आई अप्लाई अ फोर्स लाइक दिस टिंग, तो ये थोड़ा आगे चला आएगा, ये थोड़ा आगे आ जाएगा। तो आप सबसे पहले तो स्ट्रेस के बारे में जानकारी निकालें। स्ट्रेस का मतलब होगा फोर्स अपॉन एरिया, और टेंजेंशियल फोर्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये थीटा है, और अगर आप स्ट्रेन के बारे में बात करें तो स्ट्रेन बेसिकली थीटा है। किसी सॉलिड मटेरियल को आप 30 डिग्री 32 डिग्री 45 डिग्री नहीं घुमा पाते, ये लगभग मिनट्स में ही उसके अंदर किसी तरह का शियर आता है। तो थीटा बहुत छोटा होने की वजह से लगभग अगर ये x हमारा आगे खिसका है और ये लंबाई l है तो इट विल बिकम x अपॉन l। तो हमारे लिए जो शियर मॉडुलस सो कॉल्ड ईटा है वो f बाई a अपॉन थीटा रहेगा, या f बाई a अपॉन x अपॉन l रहेगा। इस तरह से हम लोग शियर मॉडुलस को डिफाइन करते हैं। आइडियल लिक्विड 2 कंडीशंस, वैसे तो 3, एक तो नॉन विस्कस, इनकंप्रेसिबल जिसकी डेंसिटी ना बदले, और नॉन रोटेशनल फ्लो करे रोटेट ना करे, ये कहलाएगा आइडियल लिक्विड। 3 प्रॉपर्टीज हैं और यहीं से काम चलता है। चलो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन की स्टोरी बताइए। अगला क्वेश्चन, हम जानते हैं कि dq इक्वल टू du प्लस dw होता है, और ये तब होता है जब हम किसी भी, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है बेसिकली, इसको एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन पे जैसे ही हम ढालेंगे तो हम कहने लग जाएंगे कि भैया ये तो 0 है, क्योंकि dq 0 रहता है, हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो dw का मतलब होता है माइनस du, तो w का मतलब होगा माइनस डेल्टा u, और माइनस माइनस रहा बेटा। और हम थोड़ा बहुत अगर समझें तो इसे लिख सकते हैं f/2 nr T2 माइनस T1, यही तो बना, f/2 nr dt डेल्टा डी, वही हो गया। माइनस माइनस अंदर भेज दो तो f/2 nr T1 माइनस T2। सबसे पहली बात तो ये कि दिस इज नथिंग बट अ वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर वर्क डन, पर आपको जब वर्क डन के फॉर्मूला देखोगे तो वो f में नहीं मिलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में नहीं मिलेंगे। तो जरा मैं
गामा की वैल्यू लिखता हूं, दैट इज Cp अपॉन Cv। वी हैव डन Cp एज f by 2 r plus r डिवाइडेड बाय f by 2 r is Cv। r से r कैंसिल हुआ, तो मेरे लिए आंसर आया f plus 2 upon 2 divided by f by 2, 2 से 2 cancel, it will become f plus 2 divided by f is nothing but gamma। तो यार एक काम करो, f की वैल्यू निकालनी है, f plus 2 equal to gamma f, इसको धर लिया, तो 2 equal to f कॉमन gamma minus 1, f by 2 equal to 1 by gamma minus 1, इसके प्लेस पर पुट करो। देखो वर्क डन लिख रहा हूं आपके लिए, f by 2 की वैल्यू क्या आ गई, गामा माइनस 1, ऊपर क्या लिखा हुआ है nr, अंदर क्या लिखा हुआ है t1 माइनस t2। लो भाई फॉर्मूला बन गया वर्क डन का गामा के टर्म में, और आपसे आंसर गामा के टर्म में पूछा जाता है। nr को अंदर भेज दो, nr को जैसे ही तुम अंदर भेजोगे तो बचेगा 1 ओवर गामा माइनस 1, और nrt ये p1 v1 है, pv इक्वल टू nrt, और nrt ये तो p2 v2 है, तो pv के टर्म में वर्क डन आ गया। तो जितने वर्क डन के फॉर्मूला एडियाबैटिक में आपको किताबों में मिलेंगे मैंने सारे बता दिए। चलो अगले सवाल पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब रिवाइज करना बहुत जरूरी है, पेपर गंदा दिख रहा है, क्वेश्चन रीड नहीं कर पाएंगे हम तो गलतियां करेंगे, इस वजह से थोड़ा बहुत इसको उड़ा देते हैं। What is the first law of thermodynamics? अभी आपके सामने लिखा था, first law of thermodynamics states कि energy can never be created nor be destroyed, it can only be converted from one form to other form। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, और अगर इसे लिखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी जितनी भी हीट सिस्टम को दी या ली जाएगी वो हीट गिवन टू द सिस्टम और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम दो ही सोर्सेज से आ सकती है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, और सिस्टम पे किया गया वर्क डन, इन दो चीजों से ये एनर्जी आने वाली है। ठीक, तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। नाउ डिराइव मीयर्स फार्मूला। तो इफ यू वांट टू गेट मीयर्स फार्मूला तो आपको Cp पता होना चाहिए, और Cp पता होना चाहिए तो उनके माइनस की वैल्यू जो है वो r के बराबर होती है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए Cp माइनस Cv इक्वल टू r इज नथिंग बट मीयर्स फार्मूला। तो आई विल डील विद दिस। देखो बेटा कैसे होगा, सबसे पहले आइसोबारिक प्रोसेस पे पहुंच जाओ, और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए एक काम करो, लिखो dq इक्वल टू du प्लस dw, तो तुम कहोगे हाँ ठीक है, और फिर dq की जगह लिखा जाए ncp dt, लिखने का तो यही तरीका है nc dt, और इसकी जगह लिखो f by 2 nr dt प्लस pdv। अरे pdv तो गड़बड़ है, तो pv इक्वल टू nrt होता है, होता तो है, तो आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करोगे dv बचेगा, तो pdv इज नथिंग बट nr dt, तो pdv की वैल्यू पुट कर दो, तो तुम्हारे पास आता है ncp dt इक्वल टू f by 2 nr dt प्लस nr dt। एक काम करो ndt कट गया, तो द Cp इक्वल टू f by 2r प्लस r। हो ना हो ये f by 2r, ये जो क्वांटिटी बची ये हमारा Cv होना चाहिए, बट हमें तो पता नहीं कि Cv क्या है, तो डायरेक्ट कैसे निकाले, होल्ड करिए, आइसोकोरिक पे आइए। जैसे ही बेटा आप आइसोकोरिक प्रोसेस पे आएंगे तो आप लिखेंगे dq इक्वल टू du प्लस dw, और dw तो जीरो है क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो वर्क डन होने वाला नहीं, और इसकी जगह लिखेंगे आप ncv dt, और यहां आप लिखेंगे f by 2 nr dt, ndt कैंसिल, this cv comes out to be f by 2r। ओहो, बस यही cv वहां पुट करना है यार, तो this cp इक्वल टू cv प्लस r and cp minus cv equal to r। मजा आ गया। formula 1 and this formula is called as Mears formula। जो मेथड पता नहीं क्या कहां से लिखा होता है, किताब थोड़ा लंबा होता है, ये दो केसेस के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज दिखाइए और Mears फॉर्मूला प्रूव कर दीजिए। छोटा प्रोसेस है, आसान है और सही भी। चलिए आगे देखें, व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैं लिख के नहीं बता रहा हूं, बस सुन लीजिए।
इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी मैक्सवेल साहब ने दिया और कहा कि जब करोड़ों खरबों अरबों मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी संख्या ज्यादा है तो सबकी एनर्जी बराबर नहीं है। लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से कंट्रीब्यूट हो रही है। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में काइनेटिक एनर्जी है और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वली प्रोबेबल। यानी इक्वल प्रोबेबल का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में जाने की जितनी प्रोबेबिलिटी रखता है उतनी ही प्रोबेबिलिटी वाई एक्सिस में जाने की रखता है, उतनी प्रोबेबिलिटी जेड एक्सिस में जाने की रखता है। इसका मतलब कि अगर कोई गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस में कुछ है तो काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस में भी उतनी होगी, जेड एक्सिस में भी उतनी होगी। यानी कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं इसके लिए कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंटेन्स 1/2 kT काइनेटिक एनर्जी, K फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज F/2 kT, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज F। तो अगर 1 मोल की बातें करने लग जाएं तो दिस विल बिकम F/2 RT, जहां पर R का मतलब है K into Avogadro number। दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, नथिंग स्पेशल। नाउ एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ कार्नो इंजन। कार्नो इंजन की कहानी क्या है? कार्नो इंजन की बेसिक सी कहानी है कि हमारे पास एक सोर्स हुआ करता है, फिर कोई ना कोई वर्किंग सब्सटेंस हुआ करता है, फिर कोई ना कोई सिंक हुआ करता है। Q1 हीट सोर्स से ली जाती है, W वर्क करके निकाला जाता है, जितनी बची रेसिडुअल हीट है वो सब सिंक डाली जाती है। एंड यू नो कि W का मतलब है Q1 माइनस Q2। ये किसी हायर टेम्परेचर पर है, ये किसी लोअर टेम्परेचर पर। द कार्नो इंजन वर्क्स इन अ साइक्लिक 4 स्ट्रोक वे, जिसमें वो 4 प्रोसेस से गुजरता है। 4 स्ट्रोक का मतलब 4 प्रोसेस। इस तरह से पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन और चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेस होते हैं और ये 4 प्रोसेस की वजह से क्लोज लूप बनेगा और इस क्लोज लूप के अंदर का एरिया इसे रोटर बताएगा। अच्छा, और फिर इसमें जो एफिशिएंसी बेटा निकल कर आती है वो आती है 1 माइनस T लोअर डिवाइडेड बाय T हायर इनटू 100%। यानी 100% एफिशिएंसी जो है वो सिर्फ तब हो सकती है जब लोअर यानी सिंक का टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन हो जाए, इम्पॉसिबल। हायर इनफाइनाइट टेम्परेचर हो जाए, कोई कंटेनर ही नहीं बना पाएंगे इनफाइनाइट टेम्परेचर के लॉजिक का। तो ऑब्वियसली जो प्रैक्टिकल इंजन्स हैं उनकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। हाइपोथेटिकल इंजन है, ये इस तरह की वर्किंग है। इसकी वर्किंग में एक बात और बोली जाती है कि यू हैव अ सोर्स, यू हैव अ स्टैंड, यू हैव सिंक आल्सो। ये एडियाबैटिक प्रोसेस करेगा, ये आइसोथर्मल और ये भी आइसोथर्मल। पहले वर्किंग सब्सटेंस यहां आएगा, आइसोथर्मली एक्सपैंड करेगा, फिर एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगा, फिर आइसोथर्मली कंप्रेस करेगा, फिर एडियाबैटिकली कंप्रेस करेगा और फिर साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ द इंजन वर्क्स। ये छोटा सा प्रोसेस खेल खत्म। ऐसा जब बल्ले बल्ले वाह वाह। हमने क्या किया? हमने आखिरी क्वेश्चन भी निपटा दिया। और जब इतना सारा क्वेश्चन निपटा दिया हमने तो मतलब हमने सारा काम कर लिया आज का। धन्यवाद बोलने का समय आ गया। देखिए कि आपके सेकंड पार्ट ऑफ बुक में जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने एक पेपर में निपटा दिए। अगले पेपर में जब हम आएंगे तो पार्ट 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स निपटाएंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे। पूरी फिजिक्स इन 4-5 पेपर्स में आप देखेंगे समा जाएगी और अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपका पेपर जरूर अच्छा जाएगा। चाहे कोई बोर्ड हो और चाहे कोई एग्जाम हो, किसी भी स्कूल का हो, आपका पेपर अच्छा जाएगा। फॉलो करिए आरटी अकेडमी। आरटी अकेडमी को फॉलो करते रहिए और फॉलो करने के लिए करना क्या? लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोस्तों को बताइए। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लाएंगे एक नया सैंपल पेपर आपके लिए। यहीं आरटी अकेडमी पर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।